अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री बता दूँ। हमने क्या करना है, हमने मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं जो हम मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। उसमें दो चीज़ें आती हैं, कुछ डीएनए को इनहिबिट करती हैं, कुछ फॉलिक एसिड को इनहिबिट करती हैं। जो डीएनए को इनहिबिट करती हैं उसे कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो फॉलिक एसिड को इनहिबिट करती हैं उसे कहते हैं सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोपियम, या फिर दोनों, ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम कहते हैं, सॉरी, ठीक है। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है ना, आज हमने वो पढ़ना है जो क्या करती हैं, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता लग गया कि इसने डीएनए को इनहिबिट करना है, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होनी देनी, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। अब ग्राम नेगेटिव में कुछ कैसे करती है, ग्राम पॉजिटिव में कैसे करती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना, उसमें गायरेज 2 को इनहिबिट करती है और सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करती है। इसकी जब समझ नहीं आएगी, बताती हूँ आपको किस तरह करती है। जो डीएनए है ना, वो जब अनकॉइल हो रहा होता है ना, जिस तरह जब डीएनए जब अनकॉइल हो रहा होता है, ये डीएनए अनकॉइल हो रहा है तो ये पीछे पीछे जाके ना एक सुपर कॉइलिंग नेचुरली तौर पे जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। अब ये वाली ड्रग क्या करती है, ये इस जब डीएनए की अनकॉइलिंग के दौरान जो गायरेज 2 जो है वो इसकी सुपर कॉइलिंग कर रहा होता है, जो ये क्या करती है, गायरेज 2 को इनहिबिट करती है और इसकी सुपर कॉइलिंग जो पीछे हो रही होती है ना, उसको ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। ड्यूरिंग अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए सुपर कॉइलिंग इज फॉर्म्ड। सुपर कॉइलिंग हो रही होती है जब डीएनए अनकॉइल होता है। जो कि मेडिसिन है ना, वो क्या करती है, वो इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, मतलब उस सुपर कॉइलिंग को रिवर्स कर देती है और इनहिबिट करती है प्रोटीन की सिंथेसिस को। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव में क्या करेगी, ये टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करेगी। टोपोआइसोमरेज 4 क्या करता था, ये डीएनए को जो डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड के दरम्यान सेपरेशन मेंटेन रखता है। ये उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन ना हो और डीएनए सिंथेसिस ना हो, ठीक है। इस पर जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है ना, इसको 4 जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। ये कैटसन की बुक से मैंने लिखा था, लेकिन जो लिपनकॉट है उसमें जो सिर्फ एक एक ड्रग या दो ड्रग बताई हुई हैं और साथ ही यूजेस बताए हुए हैं, बहुत आसान बताया हुआ है उसमें। जो फर्स्ट जनरेशन है ना, उसमें जो है वो लिपनकॉट बता हुई है नैलिडिक एसिड। नैलिडिक एसिड जो है वो हम ऑरल अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, इसको हम ऑरली बहुत कम देते हैं। इसका जो यूज़ है ना, वो हम इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में यूज़ करते हैं ज़्यादा। जो सेकंड जनरेशन है उसमें सुप्राफ्लॉक्सासिन बताई हुई है लिपनकॉट में। इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ ये है कि हम इसको नाइजीरिया में, क्लाइमीडिया में जो है वो पी आर्जिनोजा में, एच इन्फ्लुएंजा वगैरह में यूज़ करते हैं। जो 3 है ना, उसमें जो है वो लिवॉक्सिसिन बताई हुई है लिपनकॉट में, उसको हम एस नमोनिया स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा कि डीएनए को इनहिबिट होता है, डीएनए इनहिबिट नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में गायरेज 2 को इनहिबिट करता है और सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करता है और डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं होने देता। और जो है वो क्या होता है, जो डीएनए सिंथेसिस है वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट, जो डीएनए सिंथेसिस वो इनहिबिट होती है, ठीक है। और एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में हमने फर्स्ट में पढ़ा नैलिडिक एसिड, जो उसकी ऑरल अवेलेबिलिटी कम होती है, उससे ग्राम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। सेकंड में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो नाइजीरिया, क्लाइमीडिया वगैरह में यूज़ होती है। जो थर्ड है लिवॉक्सिसिन, वो हम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में मोक्सीफ्लॉक्सासिन और गैमीफ्लॉक्सासिन और डेलाफ्लॉक्सासिन 3 ड्रग्स आती हैं, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ में यूज़ करते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है। रेजिस्टेंस क्या करती है, वही चीज़ ये इफ्लेक्स पंप के ज़रिए उसको बाहर फेंक देगी अगर, और बाइंडिंग साइट को अल्टर कर देगी, उसकी डिग्रेडेशन करवा देगी, ठीक है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, हम इसकी ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। 90% जो है वो लिवॉक्सिसिन और मॉक्सिफ्लिन की क्या होती है, ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। और लेकिन ये अगर हम इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह, मैग्नीशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम ऐड करते हैं तो इसकी इंडाइजेशन होती है और ये सारी बॉडी में वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है और रिनल ट्रिब्यूज के जरिए एक्सक्रीट होता है। लेकिन जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है ना, वो रिनल के जरिए एक्सक्रीट नहीं होता, वो बाइल के जरिए एक्सक्रीट होता है। उसके बाद जो हमने पढ़ना है कि जो डिलॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, डेलाफ्लॉक्सासिन जो है वो हम बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है यूटीआई इन्फेक्शन में। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि जो है ये जो ड्रग है वो लीवर में मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में। अगर किसी को लीवर डिस्फंक्शन होगा या किडनी का डिस्फंक्शन होगा या लीवर में मेटाबोलाइज होती है और बाइल में एक्सक्रीट होती है, ठीक है। अगर किसी को लीवर का डिस्फंक्शन होगा तो फिर हम इसको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को नहीं दे सकेंगे, इसलिए यूटीआई इन्फेक्शन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव ड्रग है और ये ग्राम पॉजिटिव की एक्टिविटी को के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसको एनारोप्सी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिवॉक्सिसिन जो है वो हम रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो हम यूज़ करते हैं किसमें, नॉन सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में, जिस तरह
डायरिया और वगैरह हो गया, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो कम होती है। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसको हम डायरिया में और जो है वो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में और यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ई कोलाई जैसे डायरिया हो जाए तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और टाइफाइड फीवर की वजह से अगर ये सैल्मोनेला टाइफाई हो जाए तो फिर हम उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ करते हैं। सेकंड लाइन जो ट्रीटमेंट है टीबी में, ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो है जो गैमीफ्लॉक्सासिन है वो हम जो है वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी जो है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। इसको CARIB कहते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। अब हमने पढ़ना है सल्फोनामाइड। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो ड्रग है ना फ्लोरोक्विनोलिन, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉरफ्लॉक्सासिन वो UTI इन्फेक्शन में नहीं देते, जो है वो लीवोफ्लॉक्सासिन वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो नॉन सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में देते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इन्फेक्शन डायरिया वगैरह में देते हैं। जो गैमीफ्लॉक्सासिन है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देते हैं। और जो डेलोफ्लॉक्सासिन है वो हम डर्मा में मतलब स्किन वगैरह में देते हैं, ठीक है। और इसकी हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। फर्स्ट जनरेशन में नेडलिक एसिड था, सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन था, थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन था, फोर्थ जनरेशन में जो है वो मॉरिफ्लॉक्सासिन और गैमीफ्लॉक्सासिन और डेलोफ्लॉक्सासिन था, ठीक है। उसके बारे में पढ़ा, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद सल्फोनामाइड क्या है? सल्फोनामाइड जो है वो एक एंटी मेटाबॉलिक ड्रग है, ठीक है। और ये फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो DNA था ना, DNA को इनहिबिट करने के लिए हम फ्लोरोक्विनोलिन्स पढ़ते हैं और फॉलिक एसिड को इनहिबिट करने के लिए हम सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम या फिर दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं ताकि हम फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकें। अच्छा जी, ये सल्फोनामाइड क्या करेगी? ये फॉलिक एसिड को इनहिबिट करेगी। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि हम जो है टेरिडीन के साथ पाबा और ग्लूटामेट देते हैं। ये तीनों जब देंगे ना तो नेचुरल तौर पे फॉलिक एसिड बनेगा। फॉलिक एसिड का दूसरा नाम है डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज की मदद से जो है वो पाबा और टाइडीन और ग्लूटामेट ने मिला के फॉलिक एसिड बना दिया। अब फॉलिक एसिड का डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। उसके बाद जो टेट्राहाइड्रोफोलेट एसिड बन गया ना, ये आगे प्यूरिन में और DNA कन्वर्ट होगा। अब जो सल्फोनामाइड का काम क्या है? सल्फोनामाइड ने इसको इस सारे नॉर्मल मैकेनिज्म को नहीं होने देना। इसने क्या करना है? इसने इनहिबिट कर देना है इसको डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को, ठीक है। और जो ट्राइमेथोप्रिम है ना, इसने इनहिबिट करना है किसको? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ये सिंथेटेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और ये जो है वो रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा। और ये जो तीसरी हम ड्रग पढ़ेंगे वो क्या करेगी? वो इन दोनों को इनहिबिट करेगी। मतलब हमने ये DNA नहीं बनने देना, हमने इसको मैकेनिज्म को रोकना है, ठीक है। अब की जो मज़े की बात ये बताती हूँ कि जो सल्फोनामाइड है ना, इसकी जो शक्ल होती है ना, शक्ल सूरत वो पाबा से मिलती है। ये जो है ना वो पाबा के साथ कम्पीट करता है और फिर डाईहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये जो है ना ट्राइमेथोप्रिम, इसकी शक्ल जो है वो फॉलिक एसिड से मिलती है। ये जो है वो फॉलिक एसिड के साथ जो है वो कम्पीट करके फॉलिक एसिड की जगह लग जाता है और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। अभी तक ये यही था सारा, इसमें आगे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जो है सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम को इकट्ठा पढ़ेंगे ताकि इसको जल्दी ख़त्म कर लें। जो सल्फोनामाइड है ना वो वीक एसिड है, लेकिन जो ट्राइमेथोप्रिम है वो वीक बेसिक है। जो सल्फोनामाइड है ना वो रिजेंबल करती है पाबा के साथ, जो ट्राइमेथोप्रिम वो रिजेंबल करती है फॉलिक एसिड के साथ। ही बता दिया मैंने पहले आपको। ये टिश्यू में पेनिट्रेट जल्दी होती है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीट होता है यूरिन में अनचेंज और एसिटाइल मेटाबोलाइज के जरिए। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ यूरिन में अनचेंज ही एक्सक्रीट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये एसिडिक मटेरियल जो लेस सॉलिबिलिटी होती है इन एसिडिक यूरिन में इसकी एसिडिक यूरिन में सॉलिबिलिटी कम होती है, इसकी वजह से प्रेसिपिटेट कर जाती है यहाँ पे। लेकिन जो है ना ये एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं करती, इसकी बेसिक नेचर होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं विजाइना में और प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ना उसमें उसकी जो इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है वो वीक बेसिक है और ये उनकी इन्फेक्शन में यूज़ की जा सकती है, ठीक है। ये जो ट्राइमेथोप्रिम है ये UAT इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, विजाइना की और प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शंस में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? वीक बेसिक। और ये इसकी एसिडिक मटेरियल को एसिडिक जो इसकी नेचर होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। उसकी रेजिस्टेंस में वही है कि इफ्लेक्स पम्प होगा, पाबा जो है वो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। अगर पाबा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो थोड़े से जो ड्रग है वो थोड़े से पाबा को निकालेगी, बाकी पाबा जो है वो वैसे ही रहेंगे और जो DNA की फॉर्मेशन ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह इसकी पाबा की फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। और ड्रग अगर इनसेंसिटिविटी मतलब ड्रग जो है वो इनसेंसिटिविटी हो जाए फिर भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे है? इसको हम UAT इन्फेक्शन, जो सल्फोनामाइड है ना उसको हम UAT इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में यूज़ करते हैं।
बर्न्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें यूज़ करते हैं, रेमोटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, और टॉक्सोप्लाज्मा में यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव्स जो है ना ट्राइमेथोप्रिन, उसको हम वेट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, इसको हम ग्राम नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कम्बिनेशन ऑफ दोनों ड्रग को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसमें, ये नीमोसिस्टिक नमूनिया में हम दोनों के कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये इन दोनों, अगर हम इन दोनों ड्रग्स को यूज़ करेंगे ना तो ये रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देगी। अगर दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो क्या करेगी, रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देगी। इसके साथ साथ हम इसके एडवर्स इफेक्ट देंगे। सल्फोनामाइड क्या करेगा, क्रिस्टोयूरिया कॉज करेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। और ये हाइपरसेंसिटिविटी कॉज करेगा, हेमाटोलाइटिक डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, ठीक है। ये हीमोप्लास्टिक एनीमिया कॉज करेगा। उसके बाद ग्रेनुलोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करेगा। जो है ना ट्राइमेथोप्रिन, ये क्या करती है, ये है ना हीमोप्लाज्मिक एनीमिया कॉज करती है, ये मेगालोप्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है, ठीक है। ये बड़ा डिफरेंस है। ये भी जो है वो ग्रेनुलोसाइटोपेनिया कॉज करती है, ये भी ग्रेनुलोसाइटोपेनिया कॉज करती है, लेकिन ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करती है, ये ल्यूकोपेनिया कॉज करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये कार्नेक्टस कॉज करती है। कार्नेक्टस कैसे कॉज करती है, नॉर्मली क्या होता है, ब्लड के वेसल्स के अंदर जो एल्ब्यूमिन होती है ना, उसके ऊपर जो बाइंड होता है वो क्या होता है, बिलीरुबिन बाइंड होता है। लेकिन ये ड्रग जो है बिलीरुबिन को डिस्प्लेस कर देती है, खुद एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती है, और जो बिलीरुबिन होना है वो हमारे ब्लड से CNS के अंदर जाके बेजल गैंग्लिया के अंदर जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। इस कंडीशन को कहते हैं कार्नेक्टस, ठीक है। ये सारी बातें मैं लिखी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि इसमें न्यूमोन्स में देते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस में नहीं देते, और जो हैं वो जो ये वाली मेथिओनिन यूज़ कर रही होती है ना, ड्रग रिसीव कर रही होती है, उनको नहीं देते। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सल्फोनामाइड क्या करती है। सल्फोनामाइड जो है वो पैराटिन पाबा के साथ जब कंबाइन करके देते हैं तो डाईहाइड्रोफोरेट सिंथेटेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आगे जो है वो DNA की सिंथेसिस नहीं होती। और जो ट्राइमेथोप्रिन है ना वो इसको इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, ठीक है। और ये जो सल्फोनामाइड है ना, ये जो है वो किससे रिजेंबल करती है, ये पाबा से रिजेंबल करती है, और जो ट्राइमेथोप्रिन है वो किससे रिजेंबल करती है, फोलिक एसिड से रिजेंबल करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो सल्फोनामाइड है ना वो यूरिन में अनचेंज भी एक्सक्रीट होती है, और इसके साथ साथ ये जो है वो एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स भी बनाती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ट्राइमेथोप्रिन है ना वो अनचेंज ही यूरिन में एक्सक्रीट होगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्राइमेथोप्रिन है ना वो जो है वो बेसिक होती है, वीक बेसिक है, इसलिए हम इसको वजाइना में और प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो एसिडिक मीडियम होता है। जब वीक बेसिक्स को ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइज करके उसकी इन्फेक्शन को ट्रीट कर देगी। उसके बाद यूज़ पढ़े जो हम इसमें यूएटी इन्फेक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े कि ये जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपरसेंसिटिविटी वगैरह कॉज करती है, कार्नाइटिस कॉज करती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन पर न्यूबॉर्न में नहीं देते, प्रेगनेंसी में नहीं देते। सल्फोनामाइड्स पढ़ा था, सल्फोनामाइड्स की हमने रिवाइज कर ली। ये सारा चैप्टर फ्लोरोक्विनोलिन का आपका कवर हो चुका है।